Hello friends, today we are going to discuss the structure of nucleus. हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस किया है, बहुत सारे मॉडल वहाँ पर स्टडी किए हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? जैसा कि हम जानते हैं, जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके चारों ओर सराउंडिंग एरिया में वन या मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है वो ड्यू टू यहाँ पर प्रोटॉन्स होता है। हमारे पास न्यूक्लियस में, इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन नो चार्ज, वाइल प्रोटॉन के ऊपर हमारा प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण यहाँ पर ये न्यूक्लियस टोटली पॉजिटिवली चार्ज होता है। और यहाँ पर टोटली हम यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं। ये दोनों आपस में ऐड होकर न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। हमारे पास में किसी भी एटम में जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जिसको कि हम Z से डिनोट करते हैं, जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जितने हमारे पास किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और चूंकि हम जानते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे निगेटिवली चार्ज होते हैं। इस प्रकार से हमारे पास जो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है और ये इसको पॉजिटिव चार्ज डिनोट कर रहे हैं, और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होने के कारण दोनों अपोजिट चार्ज इक्वल हो जाते हैं, जिसके कारण ये टोटली हमारा जो एटम होता है वो बैलेंस्ड हो जाता है, न्यूट्रल फॉर्म में आ जाते हैं। अर्थात हमारा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमारा अब जो मेन फोकस है कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हमारे पास में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो स्पेस है बहुत ही छोटे साइज का होता है। जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू, या आप कह सकते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्विवेलेंट टू द 10⁻⁻15 मीटर। ये इसकी न्यूक्लियस की रेडियस होती है जो बहुत ही कम होती है। ये बहुत ही कम डिस्टेंस है, जिसके कारण ये जो न्यूक्लियस है हमारा बहुत छोटे साइज का होता है, और उसी छोटे से स्पेस में हमारे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, जिसके कारण इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत हाई हो जाती है। और अगर हम पहले डिस्टेंस की बात जैसे कर रहे हैं तो यहाँ पर रेडियस को हम यहाँ पर, चूंकि ये बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत ही स्मॉल में होती है, इसलिए हम इसको मीटर या सेंटीमीटर में ना काउंट करके हम इसको फेम्टोमीटर, इसको मेजर करने का जो तरीका होता है वो स्केल होता है, ये फेम्टोमीटर होता है। हम न्यूक्लियस डिस्टेंस को मेजर फेम्टोमीटर में कहते हैं, कर सकते हैं। न्यूक्लियर डिस्टेंसेस कैन बी मेजर्ड in
फेम्टोमीटर। और हमारे पास ये जो फेम्टोमीटर होता है, 1 फेम्टोमीटर, 1 फेम्टोमीटर, एफएम, फेम्टोमीटर को एफएम से लिखते हैं, 1 फेम्टोमीटर इजकल टू 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। तो ये बहुत ही स्मॉल चीज़ों की रेडियस, जैसे हमारा न्यूक्लियस है, को रेडियस को डिटेक्ट करने के लिए या उसमें रिप्रेजेंट करने के लिए फेम्टोमीटर स्केल यूज होता है। 1 फेम्टोमीटर इजकल टू 10⁻⁻15 मीटर। और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस, जो ऑक्सीजन न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो बहुत ही कम है, जिसको हम 2.5 एफएम कहते हैं। जो ऑक्सीजन के एटम के केस में हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो रेडियस ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस इज इक्वल टू 2.5 फेम्टोमीटर होती है, जो बहुत ही स्मॉल होती है। ये हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इस प्रकार से न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड रहते हैं, उसमें लाई करते हैं। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। और जो हमारा मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is very less in comparison to proton। जो हमारा प्रोटॉन है उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल मास होगा, यहाँ पर टोटल मास हमारा जो किसी भी एटम का होता है, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ के बनता है। तो यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है और वो नेग्लेक्ट भी किया जा सकता है, तो ओवरऑल जो मेन हमारा मास है वो कहाँ से आता है, वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कारण होता है। और वो सारा का सारा मास उस स्मॉल एरिया में, उस स्मॉल स्पेस में, जिसको कि हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, उसमें वो एग्जिस्ट करता है। एंड ड्यू टू विच द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी हाई। और ये अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी हाई, approximately 2.4 into 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी इसकी न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है, इस ऑर्डर में ये डेंसिटी होती है। बट अगर हम कंपैरिजन करें कि किसी जो हमारा कोई एलिमेंट है, डेंसिएस्ट एलिमेंट जो हमारा इरिडियम माना जाता है, और अबाउट 10⁻13 times of the densest element इरिडियम, जो हमारा सबसे डेंसेस्ट एलिमेंट है जिसको हम मानते हैं, वो इरिडियम होता है। और इरिडियम की डेंसिटी 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी होती है। इसके कंपैरिजन में हम देखते हैं तो ये 10⁻13 टाइम्स अधिक डेंसिटी हमारे न्यूक्लियस की होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, और चूँकि पूरा मास उसमें कंसंट्रेटेड होता है, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और डेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और जो हमारा यहाँ एटॉमिक नंबर होता है, वो एटॉमिक नंबर ड्यू टू प्रोटॉन्स होता है, प्रोटॉन्स के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। और मास नंबर यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर यहाँ पर जो इसका मास कैलकुलेट होता है। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम Z is due to the protons in the nucleus and the equal number of electrons around the nucleus in the space. This is the structure of nucleus. आशा करते हैं आपको ये ज़रूर समझ में आ गया हो। थैंक यू।